नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको रूबरू कराते हैं प्रदेश की पॉलिटिकल हलचल से, पॉलिटिकल अपडेट से। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रदेश में पॉलिटिकल गतिविधि आगे बढ़ रही है। और आज भी हम आपको पॉलिटिकल हंगामे से रूबरू कराने वाले हैं, पॉलिटिकल उथल पुथल से रूबरू कराने वाले हैं। आपको आज हम बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक ऐसे कदम उठ रहे हैं, एक के बाद ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं जो ये बता रही है कि पॉलिटिकल पारा हाई है। सियासी गलियारे में आज सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आधारित है उस बातचीत पर जो हमारे संवाददाता पवन सिवर ने उस शख्स से की है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। परमिंदर ढुल इनका नाम है। 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, शामिल हुए थे, लेकिन अब जो आधार बताया जा रहा है वो आधार किसान को लेकर जो कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है उसको बताया गया। और इस कानून के बाद अब इन्होंने भी पार्टी को टाटा कह दिया है। एक बार इस बातचीत को सिलसिलेवार ढंग से जरा देखिए, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद रणनीति क्या होगी, छोड़ने की वजह क्या है और टारगेट अगला है तो वो क्या है। हम टारगेट का जिक्र कर देते हैं। टारगेट है बड़ौदा उपचुनाव में किसी भी लिहाज में बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को हराना। परमिंदर सिंह ढुल पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन किसान बिलों के साथ नहीं है। किसान बिलों का इन्होंने जो केंद्र सरकार ने पारित किया उसका वे विरोध करते हैं और इसी के चलते किसान हित में बताते हुए खुद को जो है वो इस्तीफा बीजेपी से दिया। मेरे साथ परमिंदर सिंह ढुल मौजूद हैं। ढुल साहब, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े थे 2019 के चुनाव से पहले और अब आपने पार्टी को छोड़ दिया है, वजह क्या है सर? वजह केवल आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का किसान विरोधी चेहरा खुलकर सामने आया है, यही एकमात्र वजह है कि हम हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकतर जनसंख्या जिनका इसके विरोध में चेहरा नजर आया, तो यही कारण, एकमात्र कारण यही है। यानी परमिंदर सिंह ढुल किसान हित में और किसानों के समर्थन करते हुए बीजेपी से अलग हुए हैं? बिल्कुल, किसान धर्म है, किसान जात है, किसान जमात है। मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ और हमने सदा इसी अपने किसान, कमेरे और मजदूर की हमेशा बात की है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार 3 कानून लेके आई है, नए कानून, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव हो जो पूरे हिंदुस्तान के उपभोक्ता को पीस कर रखेगा, निजी हाथों का शोषण का शिकार बनाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जिसके अंदर किसान को मजबूर किया जाएगा, किसान का कोई सेफगार्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मजबूर किया जाएगा कि वो पूंजीपति व्यवस्था के सामने बेबस होकर, लाचार होकर भूमि उनको सौंप करके उसी भूमि में मजदूर बने। चाहे वो फार्म ट्रेडर्स बिल है, इसके अंदर इस बिल के उद्देश्य में कहीं फार्मर का नाम नहीं है, केवल ट्रेडिंग के लिए है। ट्रेडिंग तो आज भी थी, आज भी किसान, जींद का किसान, चाहे हमारा मेरे गांव का किसान, चाहे दिल्ली जाए चाहे पूना जाए, कोई रोक नहीं थी, किसी किस्म की रोक नहीं थी। आज किस बात की आजादी दे रहे हैं? आजादी तो केवल पूंजीपतियों को दी है कि इस देश प्रदेश को, इस जमीन को, इस प्रदेश को, इस किसान को बर्बाद करो, लूटो, अपने घर भरो, इस देश का शोषण करो। इसके खिलाफ गया हूँ। दूसरा, इस मामले में आपने पहले भी, आपके कई साथी विधायक थे, आपने एक बैठक की और ये कहा कि हम किसान हित में इस मामले को सरकार के सामने रखें। उसके बाद हफ्ता भर बाद आपको मुख्यमंत्री ने एक बैठक के लिए बुलाया, उसमें कई पूर्व विधायक थे। क्या चर्चा हुई? आप समझा नहीं पाए या सरकार समझना नहीं चाहती थी? जो पार्टी ये कह रही हो कि किसान इसका विरोध कर ही नहीं रहे, वो समझना ही नहीं चाहती, वो धरातल पर क्या हो जानना ही नहीं चाहती, वो किसान के हृदय को पहचानना ही नहीं चाहती। उनसे बात खुल के करी थी, उनको बताया था इसमें ये कमी है, ये होने वाला है। उनको बताया था किसान पूंजीपति व्यवस्था के आगे शोषण का शिकार होगा। किसी किसान के बस की बात नहीं है कि वो एक पूंजीपति व्यवस्था के आगे, निजी बाजार के आगे रुक सके। और 13 अक्टूबर को तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही छप गया कि एमएसपी गारंटी मांगना अव्यावहारिक है।
उन्होंने ये कह दिया कि निजी बाजार का सरकार कभी कंट्रोल नहीं रख सकती। तो इसके बाद रह क्या गया? खुद अपने मुंह से जब ये कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी जरूरत नहीं और निजी बाजार सरकार नहीं काबू रख सकती, इसका मतलब इस देश को पूंजीपतियों के हवाले करने की भारतीय जनता पार्टी की चाल है, निजी हाथों में सौंपने की। इन्हीं के विरोध में हम बिल्कुल आगे खड़े हुए। दूसरा ये भी कहा गया था कि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। आप भी उनमें शामिल हैं जो विरोध करने वाले हैं? ज्ञान उनको पूछो ना, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है। हम लोग 10 साल एमएलए रह लिए, बोले 7 बार मेरे पिताजी एमएलए रह लिए। हमने सारी जिंदगी हमने किसान के लिए निकाली है, एक्टिविस्ट के रूप में निकाली है। आज मेरे को वकालत करे 42 साल हो गए, वो किसी को पढ़े ही नहीं, हमने कानूनी जानकारी नहीं है। ये केवल एक थोथा अपने आवाज को, अपने मुख को एक मुखोटे के पीछे छिपा करके दूसरा मुख कहना है, क्योंकि अंतर्मन उनका भी दुखी है। अंतर्मन से वो भी किसान की आत्मा अगर उनमें है तो इस बिल के साथ नहीं है, लेकिन एक उनको मुखोटा लगाना पड़ेगा। साहब, बीजेपी ठीक है, केंद्र सरकार ने विधेयक पारित किए और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गठबंधन में सरकार एक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, वो सरकार को समर्थन कर रही है। उनके जो नेता हैं सरकार में, उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर किसान को एमएसपी नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप मंडियों में अभी होकर भी आए होंगे, आपसे किसान संबंध भी रखते हैं, क्या अब खरीद हो रही है, ठीक से हो रही है, एमएसपी मिल रहा है? काहे की एमएसपी? बर्बादी हो रही है। कहाँ की एमएसपी? आप चलो मैं दिखाता हूँ आपको एमएसपी पे नाम मात्र ही खरीद है, बाकी तो जो ज्यादा खरीद है। अब जैसे इन्होंने कह दिया कपास हम खरीदेंगे 1 तारीख से, कह दिया 1 तारीख तक 60% कपास मार्केट बिक चुकेगी। बाजरा इन्होंने कह दिया पिछली 1 तारीख खरीद, उससे पहले 60% बिक चुका था। काहे की एमएसपी? कोई एमएसपी कुछ नहीं है। ये तो केवल एक चाल है अपना। चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर लेकर के आज जननायक जनता पार्टी चली थी। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल किसान के बहुत बड़े हमदर्द रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी समझौता सत्ता से नहीं किया। उन्होंने 16 बार पार्टी भी छोड़ी, लेकिन किसान को बचाने के लिए हर त्याग किया। तो आज उनके अंदर किसान की आत्मा है, तो उनको एमएसपी गारंटी कानून बनवा देना चाहिए, नहीं सरकार छोड़ दें। साहब, ये कह रहे हैं कि परमिंदर ढुल की इस पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रहती है, को सरकार में चेयरमैन नहीं बनाना या कोई और तरह की नाराजगी है और हवाला किसानों का देकर पार्टी से किनारा कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल एमएलए रहा हूँ, मैंने जो हालत मंत्रियों की और जो चेयरमैनों की देखी है, मैं कहता हूँ और बचजियों को बढ़ना चाहिए, कुछ है नहीं किसी के पल्ले। तो मतलब आपके तो बेटे भी एडिशनल एडवोकेट जनरल पहले से ही सरकार ने हालांकि लगाए हुए, लेकिन वो भी रिजाइन करने की उन्होंने जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अकाउंट के जरिए दी है कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल, वो अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल है और वो तनख्वाह पे सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, मैं बर्दाश्त ही नहीं करता। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, कहता है सत्ता की कोई जरूरत नहीं है। सत्ता अगर लालच होता तो भी 4 साल पड़े हैं, घुटने टेक के जो मर्जी करा लो, लेकिन हम घुटने टेक के नहीं, हम सीधी छाती करके किसान के हित में काम करेंगे और किसान को बचाने का काम करेंगे। और आज की जो सत्ताधारी पार्टी है गठबंधनी सरकार, इनका किसान विरोधी चेहरा आ चुका है। जनता में जाकर जागरूक करके इनके खिलाफ मत पैदा करने का काम करेंगे। अब अगला कदम क्या होगा सर राजनीतिक तौर पर? अगला कदम राजनीतिक, अभी किसान की लड़ाई लड़नी है, किसान को संगठित करके लड़ाई लड़ेंगे, यही है। तो घर वापसी या फिर कोई और नए दल में? अभी कोई ऐसा विचार कहीं नहीं है। बड़ौदा के उपचुनाव में आप प्रचार के लिए जाएंगे सर, और जाएंगे तो किस मुद्दे के साथ मैदान में रहेंगे? अपने आप हमारा जुलाना हल्का बड़ौदा के साथ लगता है, बिल्कुल साथ लगता है, और वापस में काफी आना जाना भी है। और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी बड़ौदा हल्के के अंदर मेरे और मेरे साथियों की कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को किसान बिलों के ऊपर विरोध स्वरूप उनको हार मिले। तो ये हमारे साथ पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढुल थे, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और किसान के मुद्दे पर सीधा सीना तानकर सरकार के सामने खड़े थे। सरकार ने उनकी बात को नहीं माना, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। 4 साल अभी सरकार के अगर देखा जाए तो हरियाणा में या फिर केंद्र में है, लेकिन इसके बावजूद बिना किसी लोभ लालच के किसान के हित में पार्टी छोड़ी है। इस बातचीत को सुनना देखना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पवन सिवर ने हर उस बात का जिक्र किया जिसका सरोकार सीधे तौर पर आपसे है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब ऐसे पार्टी छोड़ी जाती है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। इसको लेकर भी सवाल पूछे गए, दागे गए, और जिस पर भी सीधा और सटीक एक जवाब भी देखने को मिला है। क्या ये बीजेपी के लिए परेशानी के सबब हो जाए? क्या ये बीजेपी के लिए
ऐसा एक कदम हो जाएगा जो बड़ौदा उपचुनाव में परेशान कर देगा। बहरहाल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर है, तो वहीं परमिंदर ढुल के बीजेपी छोड़ने के फैसले ने हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की राय परमिंदर ढुल के हक में कुछ और ही है। देखिए जरा। टिकाऊ कम और घुमाऊ ज़्यादा है। सारी पार्टियों में लगभग वो रह चुके हैं। हमारी पार्टी को भी उन्होंने मौका दिया। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। ओपी धनखड़ का ये बयान किसी बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं की पार्टी से परेशान उन्हीं के नेता के लिए है। परमिंदर ढुल ने बीजेपी छोड़ने का फैसला क्या किया? ओपी धनखड़ ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो टिकाऊ नहीं, घुमाऊ है। यकीन नहीं होता आपको तो एक बार फिर सुनिए। टिकाऊ कम और घुमाऊ ज़्यादा है। सारी पार्टियों में लगभग वो रह चुके हैं। हमारी पार्टी को भी उन्होंने मौका दिया। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे तो राज्य मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों से मिलने थे, लेकिन आवाज बुलंद करके उन्होंने परमिंदर ढुल के खिलाफ कर दी। ओपी धनखड़ ने न सिर्फ ढुल को घुमाऊ कहा, बल्कि समझाया भी कि किसानों की फसल एमएसपी पर बिके उसकी गारंटी सरकार की और सरकार में बैठे लोगों की होती है। लेकिन एक बात मैंने वहाँ उद्बोधन में कही थी कि किसानों को एमएसपी मिले, इसके ट्रस्टी हम लोग हैं जो पार्टी में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। बाहर से कोई नहीं करा सकता। मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि हम बाहर से लड़ाई लड़ते थे स्वामीनाथन की, नहीं करा पाए। अंदर आए तो स्वामीनाथन इम्प्लीमेंट कराया। ओपी धनखड़ ने साफ तौर पर बताया कि लड़ाई बाहर से लड़ी जाती है, लेकिन चीजों को इम्प्लीमेंट कराने का काम सरकार में आने के बाद ही होता है। खैर, परमिंदर ढुल ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, क्या नहीं, कहां टिकेंगे, कहां नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जनता टीवी के लिए कैथल से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। इधर गोहाना पहुंचे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने जीत का दम भरा है और कहा है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में जी जान से लगी हुई हैं। साथ ही परमिंदर ढुल के बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है। हरियाणा की राजनीति में हर नेता के शब्दों में बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र जरूर है। तभी गोहाना पहुंचे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने भी बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र किया और कहा, बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हमारे सभी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता और सभी लगे हुए हैं और हम गांव-गांव जाके और घर-घर जाके लोगों को समझाएंगे कि पिछले 5-6 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सभी 90 के 90 विधानसभाओं में जिस तरह से बराबर विकास करवाए हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सारी सर्विसेज को ऑनलाइन किया है और योग्यता के आधार पर जिस तरह से नौकरियां दी हैं, ये सब चीज़ें जनता के बीच में हम लेके जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति पर मोहर लगाएंगे। वहीं किसानों पर और मंडियों में फसल बिकने को लेकर बनवारी लाल ने कहा कि मंडियां भी बरकरार हैं, किसानों की फसल भी खरीदी जा रही है। कांग्रेस किसानों को बहका रही है और विरोध कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मंडियां भी बरकरार हैं और जो धान और बाजरा जो खरीदा जा रहा है वो एमएसपी रेट पर खरीदा जा रहा है और किसान कम। और मैं ये कहूँगा कि विपक्ष के जो खासकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ये शोर मचा रहे हैं, बाकी किसान को इस तरह की। हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो है परमिंदर ढुल का बीजेपी का दामन छोड़ देना, यानी कि पार्टी से और सभी पदों से खुद को मुक्त कर लेना। और ऐसा उन्होंने किसानों को हो रही पीड़ा को देखते हुए किया। इस पर बात करते हुए बनवारी लाल कहते हैं कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है। देखो, राजनीति में कोई आता है कोई जाता है, ये आने जाने का चक्कर चलता रहता है, इससे कोई खास बात नहीं। राजनीति में भले ही आना जाना लगा रहता हो,
लेकिन राजनीति में एक पार्टी को छोड़ देना कई सवाल अपने साथ छोड़ जाता है। खैर, उपचुनाव प्रदेश में है और परमिंदर ढुल के जाने से क्या फर्क इस चुनाव पर पड़ेगा, इसका इंतजार हमें भी और आपको भी करना पड़ेगा। जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। इधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, लेकिन सीएम मनोहर लाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कह दिया कि सीएम बनने से पहले उन्हें जानता कौन था। इतना ही नहीं, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। खट्टर साहब ने कह दिया कि इसको जानता ही कोई नहीं है। एक बात का सवाल मैं भी जवाब पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से। खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको कौन जानता था भाई? ये बड़ौदा उपचुनाव की आग है। चुनाव के समुद्र में सभी इस कदर डुबकियां लगा रहे हैं कि बयानबाजियों का दौर 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये नेता प्रतिपक्ष हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सीएम बनने से पहले मुख्यमंत्री को कौन जानता था। तो खट्टर साहब ने कह दिया कि इसको जानता ही कोई नहीं है। एक बात का सवाल मैं भी जवाब पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से। खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको कौन जानता था भाई? इन शब्दों की तासीर को समझना है तो इनकी गहराई में उतरना जरूरी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा था कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और कांग्रेस के उम्मीदवार को तो कोई जानता भी नहीं है। अब राजनीति में वार पर पलटवार न हो, और वो भी ऐसे मौके पर जब प्रदेश का माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है, तो बात हजम नहीं होती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सीएम पर निशाना साधा और कह दिया, गरीब किसान का कैंडिडेट इन्हें दिखता ही नहीं क्योंकि इन्हें गरीब ही नहीं दिखते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये तक कह गए कि मनोहर लाल को सीएम बनने से पहले तक आखिर कौन जानता था। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार एक गरीब आदमी है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। उनको किसान, मजदूर, गरीब आदमी दिखते नहीं है भाई, तो इस वास्ते कह रहे थे। तो खट्टर साहब ने कह दिया कि इसको जानता ही कोई नहीं है। एक बात का सवाल मैं भी जवाब पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से। खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने उससे पहले उनको कौन जानता था भाई? माहौल चुनावी है, ऐसे में रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीटिंग की। मीटिंग के तुरंत बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए और सीधा बड़ौदा उपचुनाव पर आ गए और कह दिया कि इस चुनाव के बाद सरकार की नींव हिल जाएगी। प्रदेश में राजनीति के सभी समीकरण बदल जाएंगे। ये जो चुनाव है, उपचुनाव, ये साधारण उपचुनाव नहीं है। ये उपचुनाव ऐसी परिस्थिति में हुआ है कि ये एक उपचुनाव का नतीजा इस सरकार की चूल हिला देगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज से 25-30 साल पहले कितने एमएलए थे उस टाइम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार यही खत्म नहीं हुआ। बड़ौदा के बाद हुड्डा ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार का घेराव शुरू कर दिया और कह दिया कि कृषि कानूनों को कांग्रेस की सरकार आई तो लागू नहीं होने दिया जाएगा, फाड़ के फेंक देंगे। इन कृषि जो ये कानून है ना, इनको लागू नहीं होने देंगे। अगर सरकार आ गई तो पाड़ के फेंक देंगे। क्या ये किसान के हित की नहीं है। जब किसी प्रदेश का माहौल चुनावी हो जाए तो बयानबाजियां अक्सर तेज हो जाया करती हैं। यही तो मजा है इस चुनाव का कि हर कोई दिल खोलकर एक दूसरे पर तंज कसते हैं और सामने वाला उसी के आरोपों को उसी पर मढ़ देता है। तभी शायद हरियाणा की सियासत भी इस वक्त उसी पटरी पर सवार है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।
इधर जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ ने गोहाना भाजपा कार्यालय से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम दोनों पार्टियां मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हमें गांवों से भी भारी जन समर्थन मिल रहा है। चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं और गांव-गांव जाकर के हमारे प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त जी ने वोट मांगनी शुरू की है। हम भी उनके साथ थे। गांव से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। 2 गांव में कवर करके आया हूं और लोगों से अप्रत्याशित सपोर्ट मिली और इसके बारे में दोनों पार्टियां मिलकर के, दोनों पार्टियों के नेता, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलकर के इन गांव की सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और आने वाले समय में पार्टी के दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी इस अभियान में शामिल होंगे। प्रयास करें, प्रयत्न करें और गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने में जननायक जनता पार्टी का भी एक-एक कार्यकर्ता इसमें सहयोगी होगा और दिन रात मेहनत करके हम योगेश्वर दत्त को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इधर हरियाणा में 5 नवंबर से विधानसभा सत्र का आयोजन होने वाला है। 26 अगस्त को हुए विधानसभा के एक दिन के मानसून सत्र को ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर खुद ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। आ गई है हरियाणा विधानसभा की तारीख, फिर लगेगी हरियाणा की विधानसभा। विधानसभा सत्र का फिर होगा आगाज। जी हां, 5 नवंबर को अब हरियाणा विधानसभा का सत्र होगा। 26 अगस्त को हुआ एक दिवसीय सत्र जारी रहेगा और इसकी जानकारी खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में निरंतर चर्चा होती रही है कि कब हमने उस दिन इस सत्र को स्थगित किया था, तो उन्होंने मुझे ये आदेश परामर्श से कहा है कि 5 नवंबर को फिर से दोबारा जो स्थगित किया गया था सत्र, हम इसको दोबारा बुलाएं और 5 नवंबर को जो अगला जो हमारा वही कंटिन्यूएशन के अंदर वो जो सत्र है वो हम बुलाने जा रहे हैं। 26 अगस्त को एक दिन का सत्र बुलाया गया था जिसमें तमाम काम पेंडिंग रह गए थे। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि एक दिन का मानसून सत्र बुलाया जाएगा और सभी पेंडिंग काम निपटाए जाएंगे। देखिए, 26 अगस्त को एक दिवसीय जो हमारा सत्र था विधानसभा का, उसको इनडेफिनिट काल के समय के लिए साइनेडाई किया था और उसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में निरंतर चर्चा होती रही है कि कब हमने उस दिन इस सत्र को स्थगित किया था, तो उन्होंने मुझे ये आदेश परामर्श से कहा है कि 5 नवंबर को फिर से दोबारा जो स्थगित किया गया था सत्र, हम इसको दोबारा बुलाएं। सत्र कितने दिन का होगा, क्या क्या सत्र में होगा, इस सवाल के जवाब में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बीएसी सत्र की अवधि को तय करेगा और इस सत्र में सिटिंग अरेंजमेंट पहले की तरह होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। ये कितने दिन का होगा, कितनी मीटिंग होगी, ये हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा। सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क को लगा करके प्रवेश या और अन्य जो भी हमें डायरेक्शंस या प्रिकॉशंस रखनी है वो हम जरूर रखेंगे। पिछली बार पहले सत्र की अवधि 3 दिन तय हुई और अंत में सत्र को 1 दिन का ही कराया गया।
अब एक बार फिर सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है और अब सभी को इंतजार है तो बस इस बात का कि ये सत्र होगा तो आखिर कितने दिन का और इस सत्र में क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। तो इसी अहम खबर के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बीजेपी में मचे सियासी घमासान पर देखिए पॉलिटिकल पंचायत मेरे साथ।